अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने कहा है कि आइंदा चंद रोज तक वो मुकम्मल तैयारी के साथ एहतजाजी मार्च का ऐलान करेंगे। इस बार उनके लोग वापस नहीं जाएंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि सियासी तहरीक में सिर्फ कोशिश की जा सकती है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक के एहतजाज से मुतालिक कारकुनों का गिला, मायूसी और तवक्को जायज़ है। इसी तरह पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि सवाबी के जलसे में एहतजाजी तहरीक का ऐलान नहीं हुआ, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। अवाम मायूस भी हैं कि ऐलान नहीं हुआ। अगर आपको तब्दीली चाहिए तो आप डायरेक्ट एक्शन का प्लान पेश करते हैं। एक तरफ एहतजाज को लेकर पीटीआई में बहुत सा इबहाम पाया जाता है। इस इबहाम ने पीटीआई के लीडर्स के किरदार को भी मशकूक बनाकर रख दिया है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई जो ऐलान कर रहे हैं इससे क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी। कफन बांधने और जनाजे पढ़ने की बात के बाद क्या कोई फूल लेकर खड़ा होगा? आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करनी है तो क्या वो ऐलान करके करनी है? आप सियासी जमात हैं और सियासी जमातों से बात करें। क्या राना सनाउल्लाह पीटीआई को मौजूदा सियासी तनाजुर में दुरुस्त मशवरा दे रहे हैं? बड़ी सियासी जमातों की बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत के बाद मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचने से पहले ही मिल बैठ कर सुलझा लिया। 2009 में जजेस की बहाली हो, 14 के धरने हो, 18 के इंतखाबात के बाद वाला सियासी मंजरनामा हो, 22 की तहरीक अदम एतमाद हो या फिर फरवरी के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ नून लीग की हुकूमत के क़याम का मामला हो, दोनों जमातों ने मामलात को मुकम्मल तौर पर अपने हाथों से निकलने नहीं दिया। दूसरी तरफ पीटीआई दौर की बात करें तो साबिक वजीर आजम ने ना सिर्फ वाजे कर रखा था कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से किसी भी सूरत बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि वो कलअदम टीटीपी या अलहदगी पसंदों के साथ तो बात कर सकते हैं मगर इन चोरों के साथ नहीं। पीटीआई दौर में जिस तरह अपोजिशन के लिए सियासी रास्तों को बंद किया गया, उसी से मजबूर होकर उसे दूसरी तरफ देखना पड़ा। अब मौजूदा दौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म से बाकायदा बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि उनको अगर जेल में मुश्किलात का सामना है तो इस मसले पर भी बातचीत हो सकती है। वो नहीं चाहते जेल में जो मुश्किलात नून लीग के रहनुमाओं को हुई वही अब अपोजिशन को हो, मगर बानी पीटीआई टस से मस न हुए। अब जरा सा भी सियासी फहम रखने वाला शख्स जानता है कि मुस्तकबिल करीब में बानी पीटीआई की मुश्किलात कम होने का कोई वसीला नजर नहीं आ रहा। ऐसे में शऊर का तकाजा है कि क्या एहतजाज के नाम पर बार बार अपना सर बंद दरवाजों पर मारा जाए या फिर सियासी डायलॉग का ऑप्शन मानकर अपने लिए सियासी रास्ते खोलने की कोशिश की जाए। क्या ये कोशिश की जाएगी या दरवाजे से सर टकराया जाता रहेगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आप सियासी जमात हैं, सियासी जमातों से बात करें। राना सनाउल्लाह, मारूजी हालात सबके सामने, क्या बानी पीटीआई सियासी डायलॉग का ऑप्शन इख्तियार करेंगे? हसन निसार साहब, क्या सियासी डायलॉग कुछ आसानी, कुछ नरमी, कुछ रिलीफ, कुछ रास्ते खोल सकता है? क्या इस ऑप्शन की तरफ जाया जाएगा? मौजूदा हालात सामने हैं। 10-12 साल में जो सहूलत मिलती रही मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, मुख्तलिफ एक्शंस के ऊपर कुछ पूछा नहीं गया, मुकदमे हुए तो पड़े रहे, उस तरह की सहूलत दिखती नहीं आने वाले कुछ अरसे में। तो क्या जो राना सनाउल्लाह बात कह रहे हैं मौजूदा हालात में बानी पीटीआई इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? देखें, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने सियासी जमात तो मान लिया है। इनके बहुत से भोंपू ऐसे हैं जो कहते हैं ये दहशत गर्द फलाना है। राना सनाउल्लाह को मैं इस बात का खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया। दूसरी बात मैं आपको एक बताऊँ थोड़ी सी ट्रैक से हटके कि मैं मुस्तफ़ा कमाल जो MQM के हैं, मेरे वो भाइयों की तरह हैं। मैंने एक बार उनको कहा था कि यार ये सियासत व्यासत छोड़ो, सीरत-उन-नबी को बतौर सियासतदान, सीरत-उन-नबी को बतौर सियासतदान गौर से उसका मुताला करो, तुम्हें ज़िंदगी में कहीं मुश्किल पेश नहीं आएगी, हर धुंध छट जाएगी। बेशक। अच्छा, इनडायरेक्टली मैं यही बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका जवाब आपके सवाल का तो खैर बानी पीटीआई दे सकते हैं। मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन मैंने कभी खोली नहीं, सो इसे सिर्फ मेरी लाउड थिंकिंग समझे। मेरी ये सिर्फ लाउड थिंकिंग है कि बुनियादी तरीन बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, समझौता किए बगैर जिन इश्यूज़ पर बात हो सकती है मुल्क और अवाम के मुफाद में कर लेने में कतन कोई बुराई नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं।
कोई शिकस्त नहीं। शायद जेर जबर की तब्दीली से कोई सूरत निकल आए। देखें, आम मुआफ़ी दी गई थी सिंध में डाकुओं को, तो वो डाकू मुआफ़ी देने वालों के रिश्तेदार तो नहीं थे। बाज़ औक़ात मामलात को गैर रिवायती तरीके से भी हल किया जा सकता है। मैं एज अ पाकिस्तानी तो बानी PTI को मैं यही साउंड ऑफ कर रहा हूँ कि भाई बुनियादी बातों पे मत करो आप, जो कोई भी आपके बुनियादी इश्यूज हैं। नो, हुजूर की सीरत का मुताला कर लें, कई जगह उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है जहाँ बुनियादी बातों का वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यही करो आप, और ये तोहमत भी ख़त्म हो जाएगी कि ये बंदा बहुत रिजिड है और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। चूँकि फ्लेक्सिबल ना होना सियासतदान की कोई क्वालिटी नहीं है। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माजरत, रिजिड तो वो नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो रही। वो MQM को तनकीद करते रहे, किस हद तक गए, वो MQM के साथ चले, वो मुस्लिम लीग काफ को कातिल लीग कहते रहे, वो उसके साथ चले। मौलाना फजलुर रहमान पर किस हद तक नहीं गए, लेकिन उनकी जमात अभी उनके साथ बैठी है। चकजई साहब को क्या कुछ नहीं कहा, उन्होंने उनके जलसे में शिरकत की। सो फ्लेक्सिबिलिटी तो है, और वो खुद भी यू टर्न्स के माहिर रहे। क्या वो अब की बार करेंगे? मैं सुने नहीं सुने, आप एक बहुत अहम बात भूल गई। जी जी, वो चौधरी परवेज लाई जी के बारे में क्या कहते रहे, और फिर चौधरी परवेज अलाई से ज्यादा इस्तिकलाल और साबित कदमी इनके किसी बंदे ने नहीं दिखाई। सो आई एग्री विद यू। मैं इफ्स एंड बट्स के साथ वही बात कर रहा हूँ जो आप फरमा रहे हैं। सो मैं ये कह लूं कि आप ये समझ रहे हैं कि वो ये ऑप्शन इख्तियार करेंगे, कर सकते हैं? मेरा ख्याल है उनको कर लेना चाहिए तो सभी कहेंगे कि करने में कोई हर्ज नहीं। मैंने नहीं सुने, मैंने जो सीरत का हवाला दिया, जी जी बिल्कुल, उसमें सुलह हुदैबिया से लेके बेशुमार इवेंट्स ऐसे हैं जहां हुजूर ने नेगोशिएट किया। बुनियादी बातों पे तो जाहिर है। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, जून में वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से पेशकश की गई, खैर वो तो बतौर अपोजिशन लीडर भी उनको मिसाक की पेशकश करते रहे। अब राना सनाउल्लाह मशवरा भी दे रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन और रास्ता यही है, क्या ऐलान करके वैसे मुज़ाकरात होते हैं। फरवरी 2024 की अगर बात करें, तब से अब तक के पिछले 7 माह में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है। मरकज़ में नून लीग है, 3 सूबों में हुकूमतें हैं पीपल्स पार्टी नून लीग की, 26 में तरमीम हो गई, तरमीमी बिल्स हो गए। वो जहाँ से कुछ उनकी ख्वाहिश और उम्मीद थी कि कुछ मुकम्मल होगा, वैसा उनके हिसाब से वो नहीं हो सका। एहतजाज नाकाम रहे हैं, बानी के खिलाफ केसेज हैं, फैसले हैं। क्या वो अब भी नहीं समझेंगे, सियासी बस मिस कर देंगे कि अब की बार इस सियासी बस को अवेल करेंगे, सियासी ऑप्शन को अवेल करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के खाली होने का। आखिरी जो कार्ड उनको समझ आ रही है इस्तेमाल करने में, क्योंकि जितने बाकी कार्ड हैं आपने बिल्कुल तफसील से बता दिया क्या वो चाहते थे और क्या हुआ। आज हसन निसार ने जो बात की है, मुझे नहीं पता कि हसन निसार को वो सुनते हैं वहाँ पे अपना उडियाला में या नहीं। हसन निसार का ये क्लिप उनके दोस्तों को चाहिए कि उन तक पहुंचा दें। अगर हसन निसार इस नतीजे पे पहुंच गया है कि असूल यही है कि डायलॉग करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि हसन निसार भी इस फील्ड का खिलाड़ी है। उसने भी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि सियासी डायलॉग के बगैर कुछ नहीं होता, सिर्फ तबाही होती है। जब सियासी डायलॉग नाकाम हो जाता है तो फिर वो लोग आते हैं जो इस मुल्क में सियासत को देखना ही नहीं चाहते, और वो बहुत इजहार कर चुके हैं इस बात का। परवेज़ अली ने वाकई जिस इस्तक़लाल के साथ स्टैंड लिया, जिस तरीके से उसके साथ ज़्यादती की गई, वो जो होते हैं अदारों के लोग, और उसको एक कार से दूसरी कार, जो ज़्यादती उसके साथ की गई, उसके बावजूद उसको अगर आज कहा जाए डायलॉग का, तो वो यकीन करो डायलॉग सियासी में यकीन रखेगा, क्योंकि सियासी डायलॉग के बगैर नहीं बात चली। 1970 में चौधरी ज़हूर लाई की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उस वक़्त वहाँ की जो सियासी पोजीशन है
वो अपने ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा कर लें कि उसके असरात गुजरात से बाहर भी चले जाएं। दुरुस्त। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया था। मैं ये समझता हूँ कि जो बात की है राना सनाउल्लाह ने, इसमें वज़न है। और जिस किताब का पढ़ने का मशवरा मुस्तफ़ा कमाल को दिया इन्होंने, ये रोज़ दोस्त जाते हैं उनको मिलने, वो किताब भी और आज जो इन्होंने कहा इसका क्लिप भी इमरान खान साहब को भिजवा दिया जाए। हम इमरान खान को चाहते हैं कि वो सियासी मैदान में रहें, क्योंकि सियासी मैदान में रहने की ज़रूरत इसलिए होती है कि मुखालफीन पर एक दबाव होना चाहिए कि वो ऐसे फ़ैसले न करें जो आवाम के इंतहाई ख़िलाफ़ हों। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। दे आर इन द पार्लियामेंट, दे आर इन द सेनेट, इनकी हुकूमत है एक सूबे में, और पंजाब में भी अच्छी खासी अक्सरियत है इनकी। तो रास्ता तो फिर एक ही है। चाहिए सबने कर दिया है। क्या इस सियासी बस को पकड़ेंगे, या हम पिछले 2-2.5 साल के जो हवाले दे रहे हैं, मैं फिर 10 साल कहती हूँ, जहां बहुत फैसिलिटेशंस रही, एक लाडले बच्चे के तौर पर ट्रीट किया गया है, आपके ख्याल में रीड करें, वो जाएंगे इस तरफ? देखिए, वो अगर इस तरफ नहीं जाएंगे तो फिर जो लाडले बच्चे की तरह ट्रीट किया गया है वो फिर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी। बड़ी क्लियर हूँ मैं, इस पर बहुत क्लियर वो हूँ। तो नहीं मिल रही ना पिछले 2-2.5 नहीं, साल। कुछ भी नहीं हो रहा, अभी सब कुछ है। मतलब ऐसे आप जेलें देखी नहीं, जाएं जाके पूछें जेलों में। अब तो बड़ी काफी टाइम हो गया। कोई नहीं, जेल क्या होती है? लोगों ने जेलें काटी हैं, आसिफ ज़रदारी ने जेल काटी है। पूछो जेल क्या होती है, पूछो। और आसिफ ने एक बहुत प्यारी बात की थी कि भाई जेल तो बताती ही पहले साल के बाद है कि मैं जेल हूँ। ना कितना ऐसे अभी नून लीग लीडर्स भी तस्लीम कर रहे हैं कि वो जेल काट रहे हैं। जेल काट तो हाँ, जेल नहीं काटेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर जुराइम किए तो जेल काटेंगे। माजी में भी लोग जेल मुकम्मल किए बगैर बहुत कुछ कर जाते हैं। तो उनमें अकल थी, वो पॉलिटिकल मूव करते थे। अच्छा, वो पूरे के पूरे अदारे को रिडिक्यूल नहीं करते थे। वो अदारे के ऊपर 9 मई की तरह का हमला नहीं करते थे। ये भी तो बात आप करें, इसकी बात करते हुए आपकी जबान लड़खड़ा की जाती है। मैं तो कह रही हूं उधर से रिस्ट्रेन दिखाया गया है, ऐसा शायद कोई और कर रहा होता तो वो रिस्ट्रेन भी नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, सबके फ़ायदे में, क्योंकि पैसा आएगा मुल्क में, इक़्तिदार को मिलेगा, कारखाने चलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार जब मिलेगा तो खुशहाली आएगी। और वो तभी आएगी जब यहाँ पे सियासी इस्तेकाम होगा। तो क्या एक लाडले की खातर इस सियासी इस्तेकाम के कागज़ को हम फाड़ दें? नो। दुरुस्त। मैं शहजाद साहब, हुकूमत बिल वास्ता या बिला वास्ता अंदाज से मुज़ाकरात की अहमियत, पॉलिटिकल डायलॉग और इस तरह की सारी बातें कर रही है, मगर क्या हुकूमती बास्केट में या इस ऑफर के जवाब में बानी पीटीआई को देने के लिए कुछ है भी उनके पास? जो कुछ वो कह रहे हैं कि आप यूं करें वो करें, तो सामने से इनके हाथ में क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही इसका जवाब है जो आपने सवाल पूछा। यही इस आपके आज के मसले का जवाब मेरे ख्याल में इसी में मौजूद है। उसूली तौर पर तो देखें, कोई इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। सियासी जमातों को सियासी जमातों के साथ ही मुज़ाकरात भी करने चाहिए और सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए, ये तो उसूल हो गया। लेकिन फिर आड़े आ जाती है एक चीज़ जिसको आपने मारूजी हालात कहा। मारूजी हालात आड़े आ जाते हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर कि ये जो बानी पीटीआई के जो मुज़ाकरात जिसके साथ भी हो, मिसाल के तौर पे सियासी जमातों के साथ, तो बानी पीटीआई की क्या 3 या 4 बड़ी मकासद हो सकते हैं उन मुज़ाकरात के। पहला ये कि मुझे यानी बानी पीटीआई को और या उनके बड़े लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाए। क्या ये हमारी जो सियासी जमातें हैं ये कर सकती हैं? दूसरी बात, वो ये कह सकते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन को रिविजिट किया जाए और देखा जाए कि किसको कितने वोट मिले, यानी जो भी उनका एक अकाउंटेबिलिटी है वो की जाए 8 फरवरी के इलेक्शंस की। अभी तक हमारे ट्रिब्यूनल बन नहीं पाए, ना वो चल पाए, लेकिन क्या सियासी जमातें किसी तरीके से इसमें कुछ तेज़ी कर सकती हैं? आफ्टर ऑल वो भी तो आज हुकूमत में बाकी सियासी जमातें बैठी हैं ना, तो उनको इसके ऊपर कुछ ना कोई अमल तो करना चाहिए था। और तीसरा तो एक और उसका हिस्सा है कि हुकूमत का हक हासिल करना, कि अगर मैं यानी कि बानी पीटीआई या पीटीआई की मेजॉरिटी थी, 8 फरवरी को उसको वोट ज़्यादा पड़ा था, तो हुकूमत का हक उसका बनता है। तो क्या आज की जो जमातें हैं जो कि हुकूमत में हैं, जो उसकी मुखालिफ जमातें हैं, वो अपनी हुकूमत छोड़ के कहेंगी कि आओ बिस्मिल्लाह, आओ जी आ जाओ, क्या हुकूमत करो, हम तो गलती से यहाँ बैठ गए थे। वो जो बात की इफ्तिखार साहब ने कि एक निज़ाम है जो चाहता है कि सियासी इस्तेहकाम हो, यानी जब ये पीडीएम का पहला दौर था तो पीडीएम के पहले दौर में सबसे बड़ा मसला हमारी मईशत की वजह क्या बयान की जाती थी
हमारे जहनों में बैठ गया कि सियासी इस्तेकाम होगा तो मईशत बेहतर होगी। अब वो जो जहनों में बैठ गया पूरे निज़ाम के, उसके लिए सियासी इस्तेकाम तलाश किया गया। और जाहिर है कि बानी पीटीआई अपने 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत के बाद तो वो कैंडिडेट नहीं हो सकते थे जो कि सियासी इस्तेकाम के तौर पे सबसे पहले किसी की चॉइस होते। ये भी एक वाज़ेह चीज़ है। अब जमहूरियत को जिस मर्जी तरीके से आप तशरीह कर लें कि किस किस्म की जमहूरियत है, किस लेवल की जमहूरियत है, वो अलग सवाल है, लेकिन जैसी भी जमहूरियत है उसके अंदर ये मुमकिन नज़र नहीं आता था। इसलिए 8 फरवरी और इस हुकूमत के बारे में सवालात पैदा हुए। क्या आज की जो सियासी हुकूमत है वो ये कर सकती है? एक चीज़ है अलबत्ता, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर इस वजह से वो जो सियासत के साथ डायलॉग है या सियासी जमातों के साथ डायलॉग है वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास देने के लिए बानी पीटीआई को कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। एक अलबत्ता वो जगह है जहाँ पर कि उनको नज़र आता है कि शायद यहाँ पे मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ, किसी तरीके से मेरी बातचीत हो जाए, और वो जगह है जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ें अपने तौर पे मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ना 8 फरवरी का इलेक्शन रिविजिट होगा और ना ही हुकूमत की कोई तब्दीली होगी, क्योंकि ये इस सियासी इस्तेकाम जिसकी तलाश में हम निकले हैं उसकी नफी होगी ये मुकम्मल तौर पे। तो इसका मतलब है सब्र करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा अगले इलेक्शंस तक। एक तो पहली बात ये होगी, अगर तो बानी पीटीआई ये करने के लिए तैयार हैं तो उनको फिर कोई उम्मीद बन सकती है कि हाँ, चाहे वो 9 मई हुआ, चाहे जो मर्जी हुआ, लेकिन मैं किसी से गुफ्तगू करके अपने लिए कोई स्पेस निकाल सकता हूँ। उस बात को करने के लिए, उस जगह पे जाने के लिए बानी पीटीआई को उनसे बात करनी पड़ेगी जो मैक्सिमम या मिनिमम या मैक्सिमम उसको वहां से जेल से रिहाई शायद दिलवा सकें, शायद माफी तलाफी के बाद, शायद वादे वईदों के बाद, शायद इस नजरिए के साथ। और ये बानी पीटीआई का मकसद होना चाहिए कि मेरी पार्टी तितर बितर हुई है, मुंतशिर हुई है, ना उसके ऊपर सेकंड टियर है ना थर्ड टियर है, तो मुझे कम से कम जाके अपनी सियासत को संभालना होगा। तो मैं माफी तलाफी करके जिनके साथ इनका मसला चल रहा है, मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट करूं ताकि मैं अपनी सियासत को, अपनी पार्टी की सियासत को आगे चला सकूं। हुकूमत नहीं मिलेगी, ना ही 8 फरवरी का इलेक्शन रिविजिट होगा, लेकिन ये बात की जा सकती है अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत स्पेस और समझ और मेरे ख्याल में फहम आना चाहिए कि कम से कम इतनी स्पेस जरूर क्रिएट कर लें कि पार्टी को रिकवर करने की कोशिश जरूर करें। शहजाद साहब मुख्तसरन कहिएगा, आपने 3 ऑप्शंस रखे और 2 के आगे आपने खुद ही नो लिख दिया कि ये तो होने वाला नहीं। तीसरा है मिनिमम या मैक्सिमम रिलीफ, अदालतें, रिहाई, जेल वाले मामलात। अब ये फरमाइएगा कि क्या जो बंद दरवाजे हैं उनको उसी पर एतमाद है और ये जो सियासी रास्ता है वो इस पर एतमाद ही नहीं कर पा रहे, क्या वाकई ऐसा है? तो क्यों? मेरा ख्याल है कि ये ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल सब तरफ इंसान बैठे होते हैं, बातचीत का मामलात कभी भी ये नहीं कि सियासत के अंदर मुख्तलिफ इंसान है और उस तरफ मुख्तलिफ इंसान है, सब इंसान है। एक बातचीत का जरा अमल किया जा सकता है और कोशिश की जा सकती है, लेकिन अपनी सोचों को, अपनी रिजिडिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि जो निज़ाम है ये रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। इस निज़ाम को आप अलट पलट नहीं कर सकते, इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बुनियाद है उस चीज़ की जिसकी उम्मीद के ऊपर इस वक्त पूरा निज़ाम काम कर रहा है कि शायद हम पाकिस्तान को रिकवर कर सकें उन मुश्किलात से जिसके अंदर पाकिस्तान जा चुका है। जब अगर आप इसको मानते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हाँ मैं सियासत कम से कम बचा पाऊंगा, तो फिर आपके लिए रास्ते निकल सकते हैं। और ये बात आफ्टर ऑल लोग ही हैं जो उनसे राब्ते करते हैं और लोग ही हैं जिनसे बात की जा सकती है। अपनी सोच को और अपने फहम को दोनों को बदलना पड़ेगा इस कम से कम मिनिमल स्पेस हासिल करने के लिए। ज़ैगम साहब, अब बात होगी कि करना चाहिए भी हो गया, मारूजी हालात पे भी बात होगी और ऑप्शन देने वालों की भी बात होगी। बानी पीटीआई के माइंडसेट को समझने की जरूरत है। 2.5 साल होने को आए, मुसलसल मुजाहिमती रवैया, जलसे, जुलूस, रैली, सिस्टम को धमकी, सिस्टम को गाली, सिस्टम के साथ खींचातानी, वो हिमायत इस वक्त नहीं है जो शायद कुछ अरसे पहले तक उनको मुयस्सर थी मुख्तलिफ अतराफ से। अभी भी एहतजाज की बात कर रहे हैं, फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, कफन की बात हो रही है, जमात की तरफ से जनाजों की बात हो रही है। क्या माइंडसेट तस्लीम नहीं कर पा रहा कि 2014 गुजर गया, आज 2024 में है? इमरान खान के माइंडसेट से पर बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। जी कहिए। जब पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमने पाकिस्तान बनाया, हम हक पर, बाकी सारे बातिल। कोई सियासी जमात मुजाहरा नहीं करेगी, कोई सियासी जमात पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगी। पाकिस्तान की पहली सियासी रैली आपको पता है कहाँ हुई थी और किसने की थी? लाहौर के मोची दरवाज़ा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान और जमात इस्लामी पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल रैली की थी। ठीक। स्टेज पर मौलाना मौदूदी भी बैठे थे,
और कम्युनिस्ट लीडर फिरोजुद्दीन मंसूर भी बैठे थे इकट्ठे। आप अंदाजा लीजिए, आग और पानी। और इसी जमात इस्लामी ने उसके बाद मोहतरमा फातिमा जनाह का भी साथ दिया। सही। हल निकलने में दाइयाँ लगी, लेकिन जमात इस्लामी का पाकिस्तान में वो हशर नहीं हुआ जो अरब में अखवानुल मुस्लिमीन का हुआ, जो वहाँ की जमात इस्लामी है। देखिए, इमरान खान जब सियासत में आए थे तो सबसे ज़्यादा जो फिक्रा वो दोहराया करते थे, शायद उन्होंने हज़ारों बार कहा होगा, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं सियासतदान नहीं हूँ। और उनकी एक कामयाबी की वजह भी यह है कि उनको आउटसाइडर समझा जाता है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो सियासत ही है ना। आखिर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े, बहुत मकबूल सियासतदान ही है ना। एक जर्मन स्टेट्समैन है जिन्होंने मौजूदा जर्मनी, मुत्तहिदा जर्मनी बनाया, ओटो वन बिस्मार्क। उनका बहुत मशहूर बात है, कौल है, कहावत है कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अब आर्ट ऑफ द पॉसिबल ये है कि बातचीत के जरिए हकीकत पसंदाना मकासद जो है उनको हासिल किया जाए। हकीकत पसंदाना, आइडियलिस्ट नहीं। इम्परफेक्ट, अधूरे हल में से बहुत से अधूरे हल दस्तयाब हैं, उसमें से जो अधूरा हल बेस्ट आप ले सकते हैं वो ले लें, उसको उठाएं। ठीक। आप यही देखिए, अभी यही शहजाद चौधरी साहब ने जो बताया कि वो क्या चाहते हैं, और फिर ये भी बताया कि वो चीज़ें उनको नहीं मिल सकती, तो परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल सकते ना, तो कुछ तो होगा जो मिल सकता है, तो वो इम्परफेक्ट सोल्यूशन तो ले लेना, बजाय इसके कि परफेक्ट सोल्यूशन के हल के तलाश में अपनी पार्टी का कबाड़ा करें और ख़ुद जेल में गुजारें। तो आखिर उनकी सियासत के कुछ मकासद है ना, उस मकासद को हल हासिल करने की कोशिश करें। पीटीआई का मसला, अब मैं उनकी माइंड सेट पर दोबारा आऊँगा, इमरान खान साहब का एक मसला ये रहा है कि वो हतमी और मुकम्मल हल की तलाश में रहे हैं, जो बिल्कुल नफ़ी है उस बात की जो बिस्मार्क ने कही है। वो हक की फतह और बातिल की शिकस्त की तलाश में रहे हैं। इसी तलाश में हमने देखा कि उन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ दी। उनको एक से ज़्यादा बार इलेक्शन की तारीख मिल रही थी। एक ऐसे वक्त में जब पीडीएम की हुकूमत इंतहाई, पीडीएम 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इंतहाई खौफजदा थी, इंतहाई गैर मकबूल थी, और एक तरह से इनकी मिन्नतें कर रही थी कि अच्छा 4 हफ्ते बाद ले लो, 5 हफ्ते बाद ले लो, 6 हफ्ते बाद ले लो। और चंद दिनों के इख्तलाफ की वजह से इमरान खान अड़ गए, जबकि उनकी टीम ने इत्तफाक कर लिया था। बिल्कुल ऐसे। और उन्होंने इलेक्शन, ज़ैगम साहब 8 फरवरी के इंतखाब के बाद पीपल्स पार्टी ने ऑफर भी दी थी, हुकूमत साजी के लिए साथ चलने को कहा था कि आप बनाए हुकूमत, हम साथ। अब आप देखिए ना कि ये माइंड सेट है कि परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए। सियासत में परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होते, सियासत में इम्परफेक्ट सोल्यूशन होते हैं। सियासत, तो सर उनके परफेक्ट सोल्यूशन का मतलब है माइनस ऑल, मतलब बाकियों को माइनस करो तो मैं हूं सिर्फ, ये कोई सोल्यूशन हुआ फिर? अब जी देखिए, ये फिर वो सोल्यूशन है जो दूसरों को माइनस आप पे लाता है। जब आप कहते हैं ना माइनस ऑल, तो वो कहते हैं जी माइनस आप, ठीक है ना जी, सही। तो फिर माइनस आप पर आप ले आए हैं ना, बाकी सबको इकट्ठा कर दिया ना। पाकिस्तान में जब भी सियासी जमातों पे बुरा वक्त आया है तो उन्होंने अलायंसेस बनाए, ठीक, इकट्ठे हुए हैं, और इस तरह के अलायंसेस बनाए हैं। देखें, पीपल्स पार्टी के अलायंसेस देख लें, सिर्फ 2 मेरे जहन में इस वक्त आए हैं। पीपल्स पार्टी ने अवामी इत्तेहाद बनाया, ठीक है, नवाज शरीफ के 1999 में, और उसका लीडर किसको बना दिया, सदर किसको बना दिया, ताहिरुल कादरी को। अभी आपके सामने पीडीएम का अलायंस बनाया, सदारत किसको दे दी, मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है ज़ैगम साहब, आप अलायंस भी बनाते हैं और उनको अंडरलिंग नहीं बनाते, आप उनको लीडरशिप देते, उनके साथ चलते हैं। ये वो काम है जो तारीख से सबक लेना। बिल्कुल ठीक, आप चाहते हैं लोग आपके साथ चलें तो आपको भी लोगों के साथ चलना पड़ता है। बातचीत ही हल देती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आज़ादी तो ज़रूर है मगर आपकी नाक से आगे की नहीं। आगे क्या है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज़ादी इजहार राय के हवाले से कहा जाता है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से दूसरे की नाक शुरू होती है।
मगर हमारे यहाँ इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इब्तिदाई तौर पर सोशल मीडिया, खास तौर पर साबका ट्विटर और अब एक्स, सिर्फ खबर देने और मालूमात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर मौजूदा दौर में सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया ना सिर्फ आवाम को मुतासिर कर रहा है, बल्कि इसके असरात मुल्क की पॉलिसीज और कौमों के दरमियान ताल्लुकात पर भी पड़ रहे हैं। सियासी जमातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुखालिफिन के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी हालिया मिसाल अमरीकी इलेक्शन में सामने आई। इलेक्शन मुहिम के दौरान रवायती मीडिया की अक्सरियत ट्रंप मुखालिफ रही, मगर ट्रंप ने एलॉन मस्क के साथ मिलकर एक्स पर भरपूर मुहिम चलाई और अगेंस्ट ऑल ऑड्स बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में भी 2013 और 18 के इलेक्शन में पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने वोटर्स को इंगेज करना, पार्टी मंशूर और बयानिया लोगों तक पहुंचाना तो एक नॉर्मल रवैया होना चाहिए, मगर अप्रैल 2022 के बाद जिस तरह एक्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुल्की इदारों, आईनी ओहदों पर बैठी शख्सियात, मुल्की वक़ार और सलामती को हिट किया गया, उसे किसी तरह भी आज़ादी इजहार राय का कवर नहीं दिया जा सकता। अदालती या इदारा जाती फैसलों से इख्तिलाफ सबका हक है, मगर इस इख्तिलाफ की आड़ में हुकूमती शख्सियात, जजेस, अफसरों और उनकी फैमिलीज को टारगेट किया गया। गुज़श्ता 2.5 साल से एक्स पर चलने वाले ट्रेंड्स और स्पेसेस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसी भी तरह आज़ादी इजहार राय के ज़ुमरे में नहीं आती। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स और प्रोपेगेंडा रोकने के लिए हुकूमत ने रवां बरस फरवरी में एक्स पर पाबंदी लगाई। सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए अभी हाल ही में फायरवॉल भी नस्ब की गई। सारिफीन एक्स को इस्तेमाल करने के लिए VPN सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, मगर गुज़श्ता 2 दिन से हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड VPN सर्विसेज को बंद कर दिया है, जिससे सारिफीन मुतासर भी हुए। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या आज़ादी इजहार राय की आड़ में सोशल मीडिया को मादर पिदर आज़ादी देना है? अहम सवाल यह भी है कि क्या प्लेटफॉर्म्स को बंद करना मसाइल का हल है या मौसर पॉलिसीज बनाकर रेगुलेट करना ज्यादा जरूरी है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, 10 माह से एक्स पर पाबंदी, फायरवॉल, फेक न्यूज, मजहबी मनाफरत, समाजी तकसीम, रियासती इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे, अफवाहों का फरोग, क्या रियासत को सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी पर मजबूर कर दिया गया? ज़ैगम साहब, क्या रियासत मजबूर हो गई? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टूल्स आज की ज़रूरत हैं, मुकम्मल बंद भी नहीं हो सकते। वे फॉरवर्ड क्या है? काश के रियासत उन्हीं नेक जज्बात के तहत मजबूर हुई होती, जो नेक जज्बात आपने बताए हैं कि उस वजह से मजबूर हुई है। देखिए, फेक न्यूज़ कायम और दायम है, मजहबी मुनाफरत फैल रही है। मुझ जैसे मस्कीन आदमी पर भी एक मौलाना साहब तकरीर झाड़ चुके हैं। एक सहाफ़ी बेचारे तो पाकिस्तान के बहुत बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी जो हैं, उनको तो खुलेआम सोशल मीडिया पर तकरीरों में धमकियां दी गई हैं, जान की धमकियां दी गई हैं। किसी ने नहीं हिसाब किया, किसी ने नहीं पूछा। समाजी तकसीम भी हो रही है, रियासती अदारों पर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन जो एक्शन लिए गए हैं उसका नतीजा क्या निकला है, सिवाय इसके कि इंटरनेट स्पीड कम हो गई है। अब आप YouTube पर किसी का लेक्चर नहीं देख सकते, 4 दफ़ा वो बंद हो जाता है। GPS से अब अपना रास्ता नहीं तलाश कर सकते, आपको कहीं से कहीं ले जाता है। डिजिटल इकानमी का कबाड़ा हो गया है। जो बेचारे इंटरनेशनल डिजिटल इकानमी का हिस्सा हैं, उनके लिए मुसीबत पड़ गई है। अगर फायरवॉल से ही मसले हल होते तो जिन मुल्कों में फायरवॉल नहीं है वहाँ तो क़यामत बर्पा होती। उन्होंने आखिर कैसे हल निकाला है? यूरोप में तो कहीं पाबंदी नहीं, कहीं फायरवॉल तो नहीं है ना। लेकिन साहब, कतई कलामी की माजरत, वहां पर वो लोग रेगुलेट करवाते हैं। वो फिर एक्स है, वो टिकटॉक है, वो यूट्यूब है, वो उसको रेगुलेट कराते हैं उन इदारों से बात करके, और उन इदारों को बड़े बड़े जुर्माने करते हैं, उनको जुर्माने भरने पड़ते हैं। वो उनके माशरे के फैब्रिक को खराब नहीं कर सकते। जहां पे बच्चों के लिए जो कंटेंट है वही होगा। पाकिस्तान में जो मवाद सबसे ज्यादा डाउनलोड होता है, पाकिस्तान जिसके टॉप पर है, नाम नहीं लिया जा सकता और कहा नहीं जा सकता। लेक्चर्स तो शायद गिनती के लोग सुनते होंगे। कहीं ना कहीं तो माशरती फैब्रिक को बचाना है, जिसको हम मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। वो झूठ है, पर हम झूठ नहीं बोलते कि ये झूठ बोला जा रहा है। नहीं, मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूं। मसला ये कि ये प्लेटफॉर्म है अमेरिका के, और अमेरिका में जो आज़ादी इजहार है वो तकरीबन अनलिमिटेड है। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप ने क्या किया है कि अपने कवानीन बनाए हुए हैं कि जब उनका कोई शहरी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है।
जब वो नफरत अंगेजी करता है, जब वो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस करता है, तो पुलिस उसके घर पहुंचती है, बिल्कुल उसको पकड़ के ले जाती है, उसको सजाएं दी जाती हैं। आपने जो तरह तरह के ये कवानीन बनाए हैं और उनका हर हुकूमत एक से एक सियासी इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, क्या आप बेहतर कवानीन, रैशनल कवानीन नहीं बना सकते जो मौसर तौर पर इस्तेमाल हो और फिर सब पर इस्तेमाल हो? ऐसा नहीं हो कि एक वक्त में एक पार्टी का रगड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल हो, दूसरे वक्त दूसरी पार्टी का रगड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल हो। आप मुआशरे के फैब्रिक बचाने के लिए उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। आप तौहीने, किसी शख्स की तौहीन का ऐसा कानून बनाएं कि जिसकी भी पगड़ी उछाली जाए, अदालतें अच्छे तरीके से, मुअस्सस तरीके से बर वक्त उसको सजा दें, जुर्माने लगाएं। सिविल कवानीन भी होते हैं, उसमें क्रिमिनल कवानीन भी होते हैं। क्या उस पर कोई बड़ा फ्रेमवर्क सोचा गया है? हुकूमतें बगैर मशवरा किए, बगैर कुछ किए, जब उनको वारे खाता है, कोई एक तरह का कानून ठोक देती हैं, कोई दूसरी तरह का कानून ठोक देती हैं। उन पर अमल दरामद के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कैपेसिटी मौजूद नहीं है, टूल्स मौजूद नहीं है, लोग मौजूद नहीं है। ठीक, उस मसले को मसले के तौर पर समझकर मिल बैठकर इसका बाकायदा हल निकाले ना। हल तो मौजूद हैं, दुनिया कर भी रही है। नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रखा कि सियासी इस्तेमाल पिछले 8 साल में कई तरह के कवानीन सामने लाए, मगर अमल दरामद ही सवालिया निशान बन जाता है। मैं इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आऊं, व्यूज की भी एक जंग है, बड़े बड़े सहाफ़ी इन्फ्लुएंसर्स शिकार हो रहे हैं कि कोई बात कह देते और फिर कहते हैं फलां जगह देखी और फलां जगह सुनी और फैक्ट नहीं है उसके अंदर। सोशल फैब्रिक को ये क्लिकटिविज्म कितना नुकसान दे रहा है, ये क्या हमें नुकसान पहुंचा? देखिए, बात यह है कि अगर आप 1.5-2 लाख आदमियों को इस बात की इजाज़त देना चाहते हैं कि वो 25 करोड़ आवाम को तमाम इखलाक बाख्ता मवाद फराहम करे और हम कहें कि उसको आज़ादी है ये इखलाक बाख्ता मवाद फराहम करने की, देखना नहीं चाहिए। ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत गलत लोग हैं। और अगर स्पीड कम है तो इस स्पीड को तो इतना तेज़ होना चाहिए कि फ़िल्म पूरी की पूरी अपने सही फिल्म स्पीड से चले, ताकि जो देखना चाहते हैं उनकी ये भी जो इखलाक ख्वाहिश है ज़हनी, ये भी पूरी हो जाए। वेरी गुड, अच्छी बात है। सवाल है कि मेरे मुल्क में जब ये कहा जाता है कि बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि आप घर से काम करें, और उनके हाथों में हम कंप्यूटर पकड़ा देते हैं, तो फिर ये जो मुझे समझाने की कोशिश की जा रही है, ये सब नाकाम है। सर, लोग आपको ओल्ड स्कूल कहेंगे, ऑनलाइन जॉब्स हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये हम बंद नहीं कर सकते आज के दौर में। नौजवान एंकर, मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाले से, वो ये है, हल निकालने होते हैं। हल वही है, हल वही है जो दुनिया ने किया। हाँ। ये बताया नहीं अभी जैगम ने, पकड़ के जेल ले जाते हैं। जैगम ने एक कोताही की निशानदी की, क्योंकि जैगम का स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन एक बात कह गया वो काम की, वो कह गया कि उस इन कवानीन पर अमल दरामद करने की हमारे पे सलाहियत नहीं है। नंबर 1, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी अगर वो अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करे तो ये तमाम इखलाक बाख्ता चीज़ें, ये टिकटॉक, ये इखलाक सोच चीज़ें, ये मनफी असरात के इसकी सियासत को काबू में लाया जा सकता है। 16-17 से 24 तक हर हुकूमत कवानीन लाई है, सोशल मीडिया लेके, साइबर लेके, सब कुछ। कितने वजीर आजम गुजरे हैं? वो मुझे किसी से कोई तल्लुक नहीं वजीर आजम से भाई। सर, हुकूमतों की पॉलिसीज होती है ना। पॉलिसी मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ ना जैगम की बात से। तो अमल दरामद क्यों नहीं कवानीन पे? हो रहा है, किधर हो रहा है, तभी तो रोना शुरू हुआ है। उन्होंने पॉइंट किया कि सियासी हो रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना यार। हाँ। देखो ना, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करता हूँ, मैं जमहूरियत में यकीन रखता हूँ, मैं उनके खिलाफ राय को सलूट पेश करता हूँ, लेकिन मेरा भी तो खिलाफ राय है ना। हाँ। मेरे भी पोते पोतियाँ, मेरे भी बच्चे स्कूलों में जो पढ़ते हैं, जिनके हाथों में मैंने मोबाइल पकड़ा दिया कि तुम क्लासेज अटेंड करो, वहाँ पर जो उनको चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, क्या उसको काबू करनी मेरी जिम्मेदारी नहीं है? पीटीआई और ये कह दिया जाए कि इसके सियासी मकासद है। सियासी मकासद तो ये है कि आप बाज ही नहीं आते। सुबह बानी पीटीआई से शुरू होते हैं और रात तक बानी पीटीआई लगा रहते हैं, और आपने बानी पीटीआई का क्या दिखाना है? क्या दिखाना है? यही तकरीरी दिखानी है ना। वो हर शक्ल में आ रही है, ममीज में आ रही है, टिकटॉक। हालत ये होगी, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ये जो टिकटॉक टाइप चीज़ है, ये ख़ानदानों में घुस गई है। लोग पैसा कमाने के लिए इस बात को भूल गए हैं कि वो लोग खुद क्या है। चलें जी, मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि पाकिस्तान के माशरे को
मुकम्मल इखलाक बाख्तगी से बचाने के लिए जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के इख्तियारात हैं उसको कानूनी तौर पर इस्तेमाल करें। अगर स्टाफ ज़्यादा चाहिए, आदमी ज़्यादा चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए तो उसको हासिल करें। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। साहिब और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, हम बात कर रहे हैं रियासत को सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी पर मजबूर कर दिया गया। तो एक बयान शेर अफजल मरवत साहब हैं पीटीआई के, वो ये कहते हैं कि इमरान खान पर इद्दत केस डिजिटल एडवेंचर का नतीजा है। हमने कभी इनको इख्तियार नहीं दिया कि पीटीआई के नाम पर इदारों को गालियां दें। खुद पीटीआई के अंदर इस बात पर इख्तलाफ हो रहा है कि वो सोशल मीडिया जिसको हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, कि अपने कंट्रोल से बाहर हो गया है। यार मुझे एक बात बताएं। जी जी। ये पता नहीं, आई डोंट नो, अच्छा, कहाँ बैठ के सोचते हैं हम, सोशल मीडिया की अदम मौजूदगी में हमारी अखलाकियात का लेवल क्या था? बताएं मुझे। मेन स्ट्रीम नहीं ना होगी, ये अखलाकियात मेन स्ट्रीम नहीं हुई थी शायद। सुनो ना भाई, और नहीं छोड़ देना, एक मिनट। हम किरदार के मामले में, अखलाकियात के मामले में पस्तरीन लोग थे। इससे पहले भी कब्जा ग्रुप, रिश्वत, मिलावट, खुशामद, नमूदो नुमाइश, झूठ, गलाजत, वल्गर किस्म की शादियां, ये तो कब का शुरू है? ये तो जुमा 8 दिन हुए हैं जब फैक्स आई है फलाना। सुन तो लो यार, पहले बात सुनो। अगली बात मत भूलना कि फैसला कुन जो सच्चाई है बनी नौ इंसान के लिए वो है टेक्नोलॉजी। किसी का बाप उसको नहीं रोक सकता। कभी फोटोग्राफ हराम थी, और ये तो भाई टेक्नोलॉजी है। इधर तो रूहानियात बहा के ले गई टेक्नोलॉजी। फोटोग्राफ हराम थी, लाउडस्पीकर हराम था, इंजेक्शन हराम था, खून देना, अदा की पैबंदकारी, अदा की पैबंदकारी, ये सारा हराम था, हलाल हो गया। तुसी हज उम्र नहीं जा सकते तस्वीर तो बगैर। व्हाट नॉनसेंस। ये देखो, ये तो सियासी चीज अभी घटिया सी बात है। कड़ी निगरानी के तो कड़ाके निकल जाएंगे, धज्जियां उड़ जाएंगी इसकी। अवाम में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नफरत, इसका इजाफा होगा। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ है, ताजा तरीन है। डूब मरो है तुम्हारी ऐसी फायर बॉलों की ऐसी की तैसी। यू कैनॉट डू एनीथिंग। टेक्नोलॉजी याद रखना रोंद के गुजर जाएगी इनको। और ये हुआ है। ये बर्रे सगीर की औरतें माशाल्लाह, जब जहाज देख के भागती फिरती थी सेनों में, बेपर्दगी हो जाएगी। ट्रैक्टर आया पाकिस्तान में, वी हैड सम लैंड्स इन मियां चनू। अफवाह पता क्या थी? ये साजिश है हमारी जमीनों को जलाने के लिए। खुदा का खौफ करो। 2 टके की औकात नहीं थी आपकी, भूखे मर जाते आज अगर आपको वो हाइब्रिड सीड वगैरह ना मिलता। सही हो गया। अपनी औकात देखें, पर एकड़ यील्ड क्या थी आपकी और आज कितनी है? ठीक है, तो इसलिए जाने दें, इनकी कोई औकात नहीं है। ठीक है। मैं शहजाद साहब एक मिनट 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ। सर मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। ये आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वल्गर शादियाँ। आपने वल्गर शादियाँ का यार मुझे समझाएंगे वल्गर शादियाँ फोन करेंगे, आप इनको समझाएं, मेरे पास टाइम नहीं है। जरूरत से ज्यादा जहां नमूदो नुमाइश। देखो एक सेकंड यार, सुन लो आयशा आपकी। देखो खुदा की कसम, मैं ये सोचता हूं कि वहां जब बहरे जरा ज्यादा एज के कि वो ये जब देखते होंगे ये तमाशबीनी, तो वो सोचते होंगे मेरी तो 3 बेटियां हैं। यंग लड़का सोचता होगा मेरी बहन जवान है। ये हैं वल्गर शादियां। ठीक हो गया हसन साहब। शहजाद साहब, कहा जाता है कि झूठ इतनी बार बोलो कि सच दिखाई देने लगे। सोशल मीडिया की बात करूं तो हिटलर के वजीर गोएबल्स के कॉल का अमली नमूना दिखाई देने लगा। ये जो हसन साहब ने बात की, सोशल मीडिया के बाद क्या इंसान तहजीबी इक़दार के करीब होगा? जरूरत भी बहुत है, दूर चला जाएगा, ये दूर हो गया है। अच्छा, पहले तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया मेरे लिए, सर है टाइम, आप आराम से बात काइंडली ट्रंप की जो जीत है उसके इलेक्शन के अंदर, उसका ताल्लुक सोशल मीडिया से नहीं है। ये दिमाग से निकाल दें बात। उसके बहुत गहरे फैक्टर, चले एक फैक्टर रख लेते हैं, एक एंगल रख लें। नहीं, वो नहीं, बहुत गहरे। ये मैं तो, हम सब ट्विटर को फॉलो करने वाले लोग हैं, कोई बिल्कुल जीरो।
शायद उसकी तवक्कुआत से भी बढ़ के उसको बड़ी कामयाबी मिली है और उसका ताल्लुक किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से नहीं है। इसको निकाल दें इस चीज़ को अपने दिमाग से, क्योंकि अगर आप इस बुनियाद पे अपना सवाल करेंगे तो उसकी बुनियाद ही गलत है। दूसरी बात, ये जो हम पीटीआई के या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया को देखते हैं ना, ये भी गलत करते हैं। सोशल मीडिया अब दुनिया में एक हकीकत है, मीडिया एक हकीकत है, आपका मीडिया एक हकीकत है। ये कब हकीकत है? जब टेलीविजन इजाद हुआ था, जब प्रिंटेड वर्ड लिखा गया था, जब प्रिंटिंग प्रेसेस बने थे, उस जमाने से ये हकीकत बनती जा रही है। आज़ादी इजहार राय की आज़ादी 250 साल, पौने 300 साल पुरानी है। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई एक्स नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इसको बुनियादी हकूक का हिस्सा बनाया गया। इस वजह से सियासत बनी, क्योंकि लोगों की सोच डेवलप हुई, उन्होंने कलाम करना शुरू किया, उनकी ज़ुबान को अल्फाज मिले और उसकी पहुंच हुई दूर तक। इससे सियासत की बुनियाद बनी। आज आप इनकी नफी करके सियासत की नफी करना चाहते हैं, उस बुनियाद पे जिसकी वजह से माशरा चल रहा है, उसकी वजह से जिससे मईशत चल रही है। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जो इस पे ऊपर कदगने लगनी चाहिए, जिसका इजहार किया अपना जैगम साहब ने, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। लेकिन और ये भी याद रखें कि हुकूमतें कर रही हैं। जब आपके पास ये स्पेस आ गई, ये मामलात आ गए, ये टेलीविजन आ गया, लिखा हुआ वर्ड आ गया अखबार की शक्ल में, अब सोशल मीडिया भी उसी की एक शक्ल है। तो उसको अब जाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे उसने जाना है, वरना आपके मामलात रुक जाएंगे। और आपको उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, जैसा आप प्रिंटेड वर्ड को मॉनिटर करते हैं, हर चीज को ये मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर करने के, लेकिन बात अल्टीमेटली वो आएगी कि आप कितनी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं माशरे के तौर पे, कि आपने क्लैंप डाउन करना है, फायरवॉल लगा के बंद कर देनी है हर चीज, और आजादी इजहार राय की आजादी को बंद कर देना है, या एक थोड़ी सी स्पेस देनी है, या बहुत ज्यादा स्पेस देनी है। बात हुई अमेरिका की और यूरोप की। अमेरिका के मामले में कहा गया कि वहां पे मुकम्मल आजादी जिस तक है, लेकिन मॉनिटर वो भी करते हैं। आप जाके वहां पर डेटा सेंटर्स देखें, आपको यकीन नहीं आएगा कितने ह्यूज और कितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, जिसमें मेरा आपका हम सबका रिकॉर्ड वहां पे पड़ा हुआ है, और एक एक चीज जो हम लिखते हैं वो रिकॉर्ड होती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अमेरिका आके हमारी इजहार राय की आजादी को बंद करता है? नहीं कर सकता। हम अपने मुल्क में रहते हैं, हमारे अपने मुल्क में भी ऐसे कवानीन बनने चाहिए। आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों की बात करने की या सुनने की या बात कहने की। एक चीज और याद रखें, अब मामला ये लिखे और सहाफी और अब उसका नहीं रह गया सारिफ का, अब ये क्रिएटर और कंज्यूमर की रिलेशनशिप बन गई है। एक क्रिएटर है और एक कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को फैसला करना है कि मैंने क्या चीज लेनी है, क्या नहीं लेनी। आप अपने वैल्यू सिस्टम को, एथिक्स को इतना स्ट्रांग करें कि आपका जो कंज्यूमर है उसको पता हो कि मुझे किस उम्र में किस हद तक जाना है और कहां पे रुकना है। ये जरूरी नहीं हो सकता कि आप क्रिएशन बंद कर दें। ये क्रिएटिविटी पाकिस्तान अजल से इंसान के साथ लगी हुई है, कभी आज तक बंद नहीं हुई। जिसने बंद करने की कोशिश की उसने हमेशा हार उसकी हुई। ठीक हो गया। जो नुकसान की बात नहीं, ये क्रिएशन को आप रोक ही नहीं सकते, किसी कारोबारी हो गया ना, बिजनेस है। जो हसन निसार साहब ने कहा 100% दुरुस्त बोला, दुरुस्त हो गया। जी आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।